प्यारे बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे झेलम या हाइडेफ पफ का संग्राम, जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था। उसे झेलम के संग्राम के भी नाम से जाना जाता है या हाइडेफ पफ का भी संग्राम इसको कहा जाता है, जो कि झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। चलिए, इसके कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं, जिसका हम लोग एक बार देख लेते हैं सरस्वती निगाहों में। ये युद्ध जो है सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था। सिकंदर जो कि यूनान से विश्व विजेता का ख्वाब देखते हुए भारत की ओर रवाना हुआ था। ठीक है, यूनान से विश्व विजय का ख्वाब लेकर वो जो है देश से निकला था 16 वर्ष की आयु में। ठीक है, और उसके बीच में और भारत के उस समय पंजाब और कैके के जो राजा थे पोरस के बीच में ये युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया। सिकंदर के कई नाम हैं, जिसे अंग्रेजी में अलेक्जेंडर के नाम से भी लिखा जाता है, संस्कृत में अलक्षेंद्र के नाम से जाना जाता है। बाकी सामान्य जानकारी सिकंदर के नाम से वो जाना ही जाता है। इसका आक्रमण जो हुआ था उत्तर पश्चिम दिशा से हुआ था। हालांकि भारत के अधिकांश आक्रमण उत्तर पश्चिम दिशा से ही हुए हैं आज तक, क्योंकि बाद में जो है ये जब समुद्री चूँकि मार्ग कठिन होता था उस समय, चूँकि समुद्र से लाना जो है कठिन होता था, इसलिए ज़्यादातर थल के रास्ते से होते हुए ही भारत पर आक्रमण किए गए हैं। और सिकंदर और जो है ये पोरस के बीच का जो प्रमुख युद्ध हुआ था वो कर्री के मैदान में हुआ था। ठीक है, बाकी आप लोग हम देखेंगे बाद में घटनाक्रम कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। ठीक है, चलिए, झेलम नदी के किनारे, इसीलिए झेलम के युद्ध के नाम से जाना ही जाता है। नदी का किनारा झेलम नदी जो है झेलम नदी थी। और भारत में सबसे पहले सिकंदर पहुंचा था ओहिंद नामक स्थान पर। और उस समय जो है सर्वप्रथम, और उसमें किया क्या, उस समय जो है तक्षशिला का राजा जो था वो था आम्भी। और सर्वप्रथम उसने किया क्या, सर्वप्रथम तक्षशिला का राजा आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर से मित्रता करके भारत के अन्य क्षेत्रों में विजय हेतु सहयोग दिया। अर्थात सबसे बड़ा गद्दार जो माना जाता है वो है तक्षशिला नरेश आम्भी। चलिए देख लेते हैं दोनों के बीच में सेनाएं कितनी थी उस समय। जो तुलनात्मक सैन्य शक्ति थी, इसमें जो है विद्वानों के बीच में एकमतता नहीं है, अर्थात विद्वानों के में मतैक्य नहीं है। हर प्रकार के विद्वान अलग अलग जो है लिखते हैं कि किसकी सेना कितनी थी, अलग अलग विद्वान, लेकिन कुछ विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा दोनों की सैन्य शक्ति इस प्रकार थी जैसा कि हमने नीचे आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिकंदर और पोरस को हमने इसमें दिखाया गया है। इसमें देख रहे हैं सिकंदर की सेना जो थी, इसमें लगभग 5000 घुड़सवार थे, लगभग 15 हजार पैदल सैनिक जो कि फ्लैंक्स थे। भाई फ्लैंक्स में तो हम लोग पढ़ चुके हैं 16,384 सैनिक होते थे, लेकिन युद्ध करते करते बहुत से सैनिक मारे भी गए होंगे, इसीलिए इनकी सेना घटकर कम हो गई थी। ये और सिकंदर की सेना में 2 प्रकार के युद्ध यंत्र होते थे, कैटापुल्फ और बलिफ्ता, जिसका अध्ययन हम जो है इसके पहले सिकंदर की युद्ध कला में कर चुके हैं। कैटापुल्फ पत्थर फेंकने वाला, बलिफ्ता तीर और बर्छे फेंकने वाला। पोरस की सेना में प्रमुख सेना जो होती थी वो घुड़सवार सेना थी, जिनकी लगभग संख्या प्रमुख सेना तो रथों की होती थी, लेकिन पोरस की जो सैन्य शक्ति इस प्रकार थी, घुड़सवार लगभग 4000 थे, पैदल लगभग 30,000 थे, रथ लगभग 300 थे, हाथी लगभग 200 के लगभग थे। ठीक है, तो ये दोनों की सैन्य शक्ति लगभग इस प्रकार थी, जो कि विश्वसनीय सूत्रों पर आधारित है। चलिए आगे देख लेते हैं युद्ध का घटनाक्रम। पहले हम युद्ध तो अभी प्रारंभ नहीं हुआ, फिलहाल घटनाक्रम जो है इस प्रकार है, देख सकते हैं। सिकंदर का युद्ध संबंधी संदेश पाकर पोरस द्वारा युद्ध की तैयारी करना प्रारंभ कर दिया गया। अर्थात सिकंदर ने जब पोरस को युद्ध का संदेशा दिया कि आप युद्ध की तैयारी कीजिए, लड़ने के लिए आ रहा हूं, 2 ही विकल्प था, या तो आम्भी की तरह पोरस भी आत्मसमर्पण कर देते, या तो फिर युद्ध तो होना ही था। तो जैसे ही सिकंदर ने युद्ध का संदेश दिया राजा पोरस को, उन्होंने युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। उन्होंने युद्ध का नक्शा तैयार किया तथा अपने सैनिकों के साथ झेलम नदी के किनारे शिविर लगाकर सिकंदर के आने का इंतजार करने लगे। अर्थात आप जानते हैं युद्ध में समय का विशेष महत्व होता है। हम लोगों ने देखा है कि भारतीयों ने अक्सर युद्धों में यही गलती की है कि उन्होंने समय के महत्व को कम समझा और अपनी बहादुरी को ज़्यादा समझा।
इसीलिए वो सिर्फ शत्रु को समय देते गए, जिससे शत्रु को संभलने का मौका भी मिल जाता है, रणनीति भी बनाने का मौका मिल जाता है। यही भारतीय युद्ध कला की या भारतीय जो है राजाओं की सबसे बड़ी गलती हुआ करती है इतिहास में। चलिए देख सकते हैं। और सिकंदर के आने का जब वो इंतजार करने लगा, भाई एक तरफ एक किनारे पर अपनी सेना को लगाकर इंतजार करना शुरू कर दिया, दूसरी ओर सिकंदर भी अपनी सेना के साथ तक्षशिला से प्रस्थान किया और उसने 110 मील की दूरी को 15 दिनों में तय किया। ठीक। और सिकंदर के साथ में तक्षशिला के राजा आम्भी भी थे, और आम्भी के साथ में कुछ भारतीय राजा भी थे जो छोटी छोटी सेनाओं के साथ सिकंदर से मिले हुए थे या सपोर्टर होते मान के कह सकते हैं। आम्भी के साथ में सिकंदर के सपोर्टर कुछ अन्य राजा भी थे। सिकंदर भी नदी के दूसरे किनारे पर आकर अपना शिविर लगा दिया। इसको हम मित्रों एक जब आपको हम एक बाई चित्र के द्वारा समझाएंगे तो स्थिति कंफर्म हो जाएगी। ठीक है। चलिए, कहने का मतलब एक सिरे पर जैसे एक नदी अगर ये बह रही है तो एक तरफ सिकंदर का शिविर, दूसरी तरफ पोरस का शिविर, अर्थात आमने सामने बिल्कुल एक दूसरे को देख सकते थे। इस तरह इन्होंने अपने तंबुओं को लगा दिया, टेंट को लगा दिया। और भयानक गर्मी एवं बर्फ के पिघलने के कारण झेलम नदी बाढ़ के उफान के साथ तेजी से बह रही थी। कहने का मतलब उस समय नदी में बाढ़ आई थी, जो कि गति जो है नदी की तेज थी, अर्थात देखने में खुद ही जो है नदी भयानक लग रही थी। और सेनाओं की स्थिति इस प्रकार थी कि वे दोनों एक दूसरे को देख सकती थी। जैसे अभी हमने आपको बताया, ये हो गई नदी, ठीक है। अगर एक तरफ सिकंदर का शिविर, दूसरी तरफ झेलम पे राजा पोरस का शिविर, तो दोनों एक दूसरे पर निगाहें तो रख ही सकती थी। ठीक, क्योंकि सामने से एक दूसरा किनारा जो है दिखाई पड़ता था। कहने का मतलब सेनाओं की स्थिति इस प्रकार थी कि दोनों एक दूसरे को देख सकते थी, इसलिए चुपचाप सामने से नदी पार करना किसी के लिए संभव नहीं था। हाथियों को देखकर सिकंदर ने स्वयं कहा कि जैसा कि यूनानी के लेखक कार्टियस ने लिखा है कि मैं अपनी साहस के समक्ष भयंकर खतरा देख रहा हूं। अब मेरा संघर्ष जंगली जानवरों एवं असाधारण व्यक्तियों से आ पड़ा है, क्योंकि सिकंदर इसके पहले कभी हाथियों से नहीं लड़ा था, क्योंकि हाथी देखने में भी भयानक होते ही हैं, बड़े होते थे वो भी। युद्ध के मैदान में हाथी और भी भयानक दिख रहे थे। ठीक, अब देखते हैं सिकंदर ने नदी पार कैसे किया। कभी कभी आप लोगों के प्रश्नों में बच्चों इस तरह पूछा जाता है कि सिकंदर द्वारा नदी पार करने की संक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि दोनों की सेनाएं आमने सामने ही थी। आमने सामने से नदी पार करना संभव नहीं था। भाई नदी पार करते तो सामने पोरस की सेना उन पर तीरों से वर्षा कर देती, ये भी सत्य था। अब देखना ये सामने से संभव ही नहीं था। अब ये चूंकि टिपिकल था, इसीलिए जो है ये प्रश्न पूछा जाता है, जो कि सिकंदर की योग्यता का ही जो है एक परिचायक है। चलिए देख सकते हैं सिकंदर ने नदी पार कैसे किया। झेलम नदी का प्रवाह एवं पोरस की निगरानी में सामने से नदी पार करना तो सिकंदर के लिए असंभव ही था। जैसे कि हम बता चुके हैं, सामने एक दूसरे को देख रहे थे, आमने सामने ही शिविर भी लगा हुआ था, तो सामने से पार करना तो असंभव ही था दोनों के लिए। ऐसी स्थिति में उसने चकमा के प्रयोग का निर्णय लिया। चकमा आप जानते हैं, आश्चर्यचकित करना, अचानक, ठीक है, चकमा देने का प्रयोग। और नदी पार करने के लिए उपयुक्त स्थान की खोज प्रारंभ कर दी और अपनी इस योजना में शीघ्र सफल भी हो गया। उसने किया क्या, नदी के किनारे किनारे वो चलना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, उसने नदी के किनारे से होकर उत्तर दिशा में 17 मील दूर एक, मित्रों ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एक के स्थान पर ये आप देख सकते हैं उल्टा हो गया है, इसको आप एक कहिएगा। एक सघन वनस्पति युक्त ऐसा टापू मिल गया जहां से पोरस की सेना से निगाह बचाकर या पोरस से निगाह बचाकर चुपचाप नदी पार किया जा सकता था। कहने का मतलब 17 मील दूर यात्रा करना था नदी के किनारे किनारे, उसके बाद वहां से जो है नदी पार करके दूर से फिर लौटकर पीछे आना था। इस तरह उसने देख लिया कि ऐसा एक टापू है जहां पर बहुत सारा झील झंखाड़ भी है और यहीं से होकर नदी को पार किया जा सकता है। उसने पोरस को भ्रम में डालकर रात्रि के अंधेरे में मौजूद नौकाओं के द्वारा नदी पार करने का निर्णय लिया। भाई पोरस को लगता कि सेना उसकी कम दिख रही है, इसका मतलब सेना गई कहाँ, तो पोरस भी चौकन्ना हो जाता। तो ऐसी स्थिति में उसने जो है पोरस को रात्रि के अंधेरे में सेना को कुछ दूर तक फैला दिया, काफी दूर तक। उसके बाद अपनी सेना को लेकर वो निकल गया। इस तरह जो है नदी पार करना प्रारंभ किया। उसने किया कि आप देख सकते हैं, अपनी सेना
के चौथाई भाग को सेनापति क्रेटरफ के नेतृत्व में छोड़कर शेष 3/4 सेना लेकर रात के अंधेरे में उसी स्थान से नदी पार कर लिया जहां से उसने खोजा था कि 17 मील दूर दाएं नदी के किनारे किनारे गया। वहां से वनस्पति युक्त टापू से होते हुए नदी के इस पार आ गया जिधर पौरव की सेना थी। अब वहां से इसको पौरव के शिविर की ओर लौटना भी था। अब आप देख सकते हैं इतना सब कुछ हो गया, लेकिन जो है पौरव को पता नहीं चला। इसके बारे में पौरव को तब पता चला जब सिकंदर की संपूर्ण सेना नदी पार कर चुकी थी। ठीक है मित्रों, तो उसके बाद अब इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे सिकंदर और पौरव की मुख्य लड़ाई। उसको पहले हम आपको एक प्रयास करते हैं या आपको एक चित्र से समझा देंगे किस तरह दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। फिर उसके बाद लिखने के तरीके में भी उसको हम उसके सामने प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है मित्रों, तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए मस्त रहिए, बाकी खुश रहिए।